Hello dear student, this is Avinash Kishore, your Avian sir, present with the next topic of the JEE Main crash course, which is surface tension and viscosity. ठीक है, इसके पहले मैंने फ्लूइड का एक वीडियो और बनाया था. उस वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था, फ्लूइड की स्टैटिक, डायनेमिक और उसमें जो मोशन हो रहा है यानी कि बर्नौलीज की जो बातें हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. साथ ही साथ अब थ्रस्ट और प्रेशर की भी बात की थी. ठीक है, उसी क्रम में बढ़ते हुए अब सरफेस टेंशन की बात करेंगे जो फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी भी है. तो फ्लूइड का ये दूसरा भाग है जिसमें हम लोग सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की बात करेंगे. ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक विच विल स्टार्ट इज सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है. वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इज नियरली. अब आपको बताना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा इसमें. ठीक है, इसमें सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन गिवन है. तो कंसेप्ट पहले बिल्ड करते हैं. वर्क की बात हो रही है और रेडियस की यहाँ पर वेरिएशन है ना, वेरी कर रहा है. रेडियस 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर वेरी कर रहा है. तो देखिए दो बातें समझनी है. पहली चीज कि सोप सॉल्यूशन है, तो सोप सॉल्यूशन में कितने फ्री सरफेसेस होंगे ये समझना है आपको. तो ये अगर सोप बबल है तो इसके सोप का जो पार्ट है, जो फिल्म है, वो यहाँ पे कंटेंट रहता है. ठीक है, और अंदर में जो प्रेशर है या अंदर में जो है वो भी एयर है और बाहर में भी एयर है. तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि दो फ्री सरफेस हो गए, है ना. तो दोनों के कारण सरफेस टेंशन आएगा. गॉट इट. तो सरफेस टेंशन में जो फोर्स जनरेट होता है उस फोर्स से जब नया सरफेस आप क्रिएट करते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है. ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क हो गया सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. ये हो गया वर्क डन. ठीक है, इसको मैं और भी एक कंसेप्ट से बता सकता हूँ आपको. जैसे देखिए, ये अगर वाटर का या कोई भी लिक्विड का ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को आप देखो तो ये चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड है सारे मॉलिक्यूल से. लेकिन यहाँ का जो मॉलिक्यूल है इसको अगर आप देखेंगे तो सिर्फ नीचे वाला अट्रैक्ट कर रहा है, डायगोनल वाला अट्रैक्ट कर रहा है और लेफ्ट और राइट वाला कर रहा है. इसका मतलब ऊपर वाला जो है वो ऊपर में फोर्स नहीं है. इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है. ये चाहेगा कि अपने साइज को कम से कम कर सके, अपनी सरफेस को रिड्यूस कर सके, ताकि इसकी जो सरफेस टेंशन की जो एक्सेस फोर्स है वो रिड्यूस हो सके. ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है ये मॉलिक्यूल, ये अपनी एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, अपने सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है. ठीक है, इसीलिए अगर एक ड्रॉप को आप छोड़ोगे तो वो स्फेरिकल शेप ले लेता है क्योंकि उसकी एरिया मिनिमम होती है. ठीक है, ये इसका रीजन है, और मिनिमाइज करने की कोशिश करता है. ठीक, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है ना, तो ये मिनिमाइज करने की कोशिश करता है. इसको दूसरे ढंग से अगर देखें तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से अगर मॉलिक्यूल को खींचकर आप सरफेस पे लेकर आएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि पूरे टाइम मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे खींच के रखने की कोशिश कर रहा है, पर उसके अगेंस्ट अगर आप सरफेस पे ला रहे हो तो वर्क करना पड़ेगा. इसका मतलब जितने फ्री सरफेस आप क्रिएट करेंगे उतना वर्क करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो वर्क है कि कितना, वो है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. ये वर्क निकल के आता है. तो सरफेस कितने सारे हैं, तो सोप बबल है तो इसके दो सरफेस होंगे, तो 2 टाइम्स S. ठीक है, इनटू चेंज इन एरिया है तो स्फेरिकल बॉडी तो 4 पाई r स्क्वायर. r कितना है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 to 5. इसका मतलब 5 सेंटीमीटर, यूनिट किस में है, मिली जूल में, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. अब देखो सरफेस टेंशन ऐसा ही यूनिट में, पर ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर, 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो होल स्क्वायर होने से
-4 बाहर आएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा, लेकिन -4 को मिली जूल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? दो बातें। सबसे पहले आपको सरफेस देखना है, फ्री सरफेस 2 है तो इसीलिए सरफेस टेंशन के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। और वर्क क्यों होगा? क्योंकि एरिया में चेंज आता है, जब फ्री सरफेस आप क्रिएट करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आता है। ठीक, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मर्करी ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर, दे मर्ज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। ठीक है, कितने हैं? 2। तो 2 मर्करी के ड्रॉप हैं, ये मर्ज कर जाते हैं और वो बन जाता है एक बड़ा सा ड्रॉप। दोनों की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। द सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप इफ टी इज द सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू टी है तो बताइए सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा? तो सरफेस एनर्जी क्या होता है? वही होता है जो वर्क आप करते हैं। यहाँ जो मैंने आपको बताया ये वर्क, इसी को आप बोल सकते हो सरफेस एनर्जी, इसी को बोल सकते हो सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एरिया जो है वो निकालना होगा इसमें। ठीक है, तो कैसे करें? देखिए ध्यान से, इसकी रेडियस आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो 2 टाइम्स वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, है ना, इसकी वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो 2 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है ना, ये होगा। यहाँ से कैपिटल आर का रिलेशन इसके साथ निकाल लीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया? 2 के पावर में 1/3 आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है, अब इसको अब स्क्वायर आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, एक ही सरफेस होगा इसमें, 2 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये मरकरी का ड्रॉप है, इसका मतलब अंदर में क्या है? अंदर में मरकरी ही मरकरी है हर जगह पूरे में। तो यहाँ पे सरफेस फ्री नहीं हुआ, केवल यहाँ पर ही सरफेस है, इसलिए एक ही सरफेस लोगे। गॉट इट? तो ये आ गया अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन अ यू शेप्ड वायर एंड अ स्लाइट सपोर्ट ऑफ वेट दिस। इसका वेट गिवन है, कितना है? तो ये है 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स वेट इज नेग्लिजिबल। इसकी कोई वेट नहीं है, इसकी कोई वेट नहीं है। द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये आगे पीछे कहीं भी नहीं जा रहा, ये यहाँ पर रुका हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो वेट है ये कौन बैलेंस कर रहा होगा? यहाँ से सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वही बैलेंस कर रहा होगा, है ना। अब सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है बच्चों? सरफेस टेंशन का फोर्स होता है, सरफेस टेंशन, इसमें क्या लेना है इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो चलो मैं इसलिए लेता हूँ। तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इज सरफेस टेंशन फोर्स। बट जब ये फिल्म आप रखोगे ऐसे, ये फिल्म है तो यहाँ भी फिल्म लगी रहेगी और पीछे भी ऐसे, दोनों साइड से ऐसे फ्री सरफेस बनेगा। तो देखा जाए तो दोनों साइड से ये स्लाइडर पकड़ के रखा होगा, है ना। तो इसमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू वेट W। ठीक है, तो सरफेस टेंशन यहाँ से आप निकाल लीजिए, वेट गिवन है और लेंथ गिवन है, कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो इसके SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, तो S इक्वल्स टू W/2L हो जाएगा। ओके, और L की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेना, L 30, तो SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो 0.3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करके देखो आंसर क्या आ रहा है, D आ रहा है। ठीक है, ये देखो इसको कन्वर्ट कर लिया गया और 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 2 समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि दोनों साइड से फिल्म ने पकड़ रखा होगा। ठीक है ना,
ये हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फिल्म ऑफ सोप सोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल फिल्म है, ऑन इट अ थ्रेड इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप। ठीक है, द फिल्म इज पियर्स्ड इनसाइड द लूप and the thread becomes a circular loop of radius r. If the surface tension of the loop be T, then what will be the tension in the thread? Thread में tension आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो। ऐसे क्वेश्चन और भी, ये जो भी अप्रोच लगाने वाला हूँ ये अलग अलग ढंग में आपको मिल सकता है ना। सर्कुलर मोशन में मिल सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिल सकता है, चार्ज को रख के, है ना। तो इसको ट्राई करो। चलिए ट्राई कर लिया आपने, देखिए क्या आता है। कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं ना फिर से। इस रिंग को जब भी आप यहाँ लिक्विड भरे थे तो वो टेढ़ा मेढ़ा था। अब जब इतना पोर्शन हट गया, ये वाला पोर्शन सब गया, तो क्या होगा कि चारों तरफ से ऐसे खिंचाव आने लगेगी, ऐसे, है ना। पहले इक्विलिब्रियम थी, अब ये खींचने लगेगा ऐसे चारों तरफ से। तो जब ये खींचेगा तो इसमें टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन का फोर्स यहाँ पर सेंटर में मान लो ये अपने एंगल ले लिया थीटा, डी थीटा। तो ये कितना है, डी थीटा बाई 2। ये कितना है, डी थीटा बाई 2। बिल्कुल बीचों बीच काट लिया। और टेंशन जो उसको ऐसे खींच रहा होगा, है ना, तो ऐसे टेंशन आ रहा होगा, ऐसे अलोंग द टेंजेंट ले लिया मैंने। अब इन्होंने कहा कि सरफेस टेंशन को ही आपको लेना है, टी लेना है, तो फिर इस टेंशन को मैं ले लूँगा टी डैश, टेंशन को। उसी तरह से यहाँ पे टेंशन टी डैश। अब इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक करो ऐसे, तो आपको एंगल चाहिए, तो ये भी डी थीटा बाई 2 हो गया। तो इधर कॉस, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इधर वाला पार्ट क्या आएगा, डी 90 माइनस डी थीटा बाई 2। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन साइन थीटा। तो टी डैश साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ भी वही होगा, टी डैश साइन डी थीटा बाई 2। तो दो हो गए, दो हो गए। तो दो होने से 2 टाइम्स टी डैश साइन डी थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, नीचे। अब ये किसके बराबर होगा, ये सरफेस टेंशन फोर्स के कारण जो आ रहा है उसके बराबर होगा। तो उसको क्या लिखोगे, उसको लिखेंगे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। ये लेंथ कितना है, आर डी थीटा, ये इसकी लेंथ है, आर डी थीटा, ये लेंथ है। ठीक है, अब होगा तो दोनों साइड से ही, देखो देयर इज हॉरिजॉन्टल सोप फिल्म, तो होगा तो दो साइड से, तो उसकी सरफेस 2 हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर लगाओ तो साइन डी थीटा बाई 2 कैन बी रफली इक्वल्स टू डी थीटा बाई 2, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे डी थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। तो ये 2 और ये 2 हो गए कैंसिल। आपको निकालना क्या है, व्हाट विल बी द टेंशन, टी डैश निकालना है। तो टी डैश इज इक्वल्स टू 2t r। देखिए ये डी थीटा और ये भी डी थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो 2t r ये आ जाएगा अपना टेंशन। ठीक है, तो ऐसा है, हाँ 2t r ये वाला लेंथ, गॉट इट। तो देखिए यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ गया समझ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा,
जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ रिंग कट आउट फ्रॉम अ प्लेटिनम ट्यूब 8.5 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर एंड 8.7 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द पेयर ऑफ अ बैलेंस सो दैट इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर इन अ वेसल। इफ एन एक्स्ट्रा वेट ऑफ इतना ग्राम इज रिक्वायर्ड टू पुल इट अवे फ्रॉम द वाटर, कैलकुलेट द सरफेस टेंशन। देखिए ये जो फोर्स है इसमें ग्राम लिखा हुआ है, तो इसको पहले आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको एक और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूटन बन जाएगा। तो फोर्स पता चल गया। अब रिंग की कट की गई है, इतना इंटरनल है और इतना एक्सटर्नल डायमीटर है, ठीक। तो फिर कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो फोर्स वही बात होगी बार बार, फोर्स जो निकल के आ रहा है ये सरफेस टेंशन का फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू mg, इसका वाला mg, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। अब लेंथ कैसे लिखेंगे, तो 2 पाई r है ना, दोनों का आएगा 2 पाई r और r, ये आ जाएगा दोनों से के लिए, ठीक है। तब इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज गिवन है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, बस दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए सरफेस टेंशन इंटू टोटल लेंथ 2 पाई r और 2 पाई r हो गया, ठीक है। सिग्मा लिखा गया है सरफेस टेंशन को, ठीक है, ये सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू रखने पर ये सारे वैल्यूज रखोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसमें जी 9.8 लेने पे नियरेस्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई खास डिफिकल्टी नहीं था, ये कंसेप्ट बस समझना था आपको कि सरफेस टेंशन का फोर्स किसके इक्वल होता है। यहाँ पर गिवन है जो ये वाले मास से जो वेट बनेगा, है ना, तो इसको बस ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, न्यूटन में ले आना, ठीक है। तो ये हो गई अपनी प्रॉब्लम। देखो सबसे पहले इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर इसको जी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया अपना डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हॉलो स्फीयर हैज़ अ स्मॉल होल इन इट, ठीक है। ऑन लोअरिंग द स्फीयर इन अ टैंक ऑफ वाटर इट इज ऑब्जर्व दैट द वाटर एंटर्स इनटू द हॉलो स्फीयर, ठीक है, एट अ डेप्थ 40 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। तो बताना है सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज, सरफेस टेंशन में दिया हुआ है तो डायमीटर ऑफ द होल बताना है आपको, वो क्या होगा। क्या देखिए इसको करने का एक मेथड ये है जिसका कंसेप्ट आपको जानना है, होगा एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर। देखिए मैंने कहा था कि लिक्विड जो है वो कोशिश करता है अपने आप को स्फेरिकल बनाने, मतलब मिनिमम एरिया बनाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो मिनिमम एरिया लाने के लिए वो चारों तरफ से वो कोशिश करता है कि एरिया कम से कम हो जाए, कम से कम हो जाए। तो कम से कम होने के लिए अंदर में प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वो पूरे टाइम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इनसाइड प्रेशर इज मोर एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर। ये P इनसाइड है और ये P आउटसाइड है। तो इनसाइड प्रेशर इज मोर देन आउटसाइड प्रेशर बाय एन अमाउंट ऑफ 2s by r if it is a liquid bubble, ठीक है। So what is P inside? It is P outside plus 2s by r, ठीक है, ये आ गया अपना। अब ये पार्ट आप ऑल्दो मैंने स्फीयर के लिए बनाया, बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल कनकेव पार्ट, ठीक है। कनकेव पार्ट के हर पोर्शन पे प्रेशर अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, आया समझ। तो यहाँ पर भी जब आप देखोगे कि जब इस इनटू द हॉलो स्फीयर, इसके अंदर जब वो घुस रहा होगा
तो डायमीटर आपको बताना है कि होल क्या होगी, है ना, होल, तो हाँ होल। तो जो होल वाला पार्ट है ना, यहाँ पर भी सरफेस टेंशन का पार्ट आ जाएगा। कैसे, देखिए ये क्योंकि आपने लिक्विड के अंदर डाला तो एक्सेस प्रेशर क्या हुआ, आउटसाइड और इनसाइड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो डेल्टा पी हो जाएगा, दैट इज रो जी एच। ठीक है, और वहाँ पे मेनिस्कस जो है, मेनिस्कस, वो मेनिस्कस कनकेव पार्ट में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो कनकेव पार्ट में प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कन्वेक्स, तो इन दोनों में प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा पी रो जी एच आएगा, और सरफेस टेंशन के कारण क्या आएगा, 2s/r। ठीक है, 2s/r। तो यहाँ से आपको r निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r वैल्यू इज रो जी एच बाई 2s। लेकिन क्वेश्चन में है डायमीटर, तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को भेज दीजिए यहाँ पर, तो इसका मतलब रो जी एच बाई एस हो गया आपका आंसर। तो रो क्या है, 10⁻³ वाटर है, जी ले लिया अपना 10, और एच कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 40/100 कर दो। ठीक है, और सरफेस टेंशन इंटू 10⁻², ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है, इसमें मीटर में आ जाता है, पर आपको मिलीमीटर में चाहिए, तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों 0 0 को हटा लो, इसको हटा लो। अच्छा, अब ये पोर्शन जाएगा ऊपर, तो 10⁵ हो जाएगा, फिर उसको कम कर लो। अब 4 और 7 है। ठीक है, तो 4 वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं, 4 4 40 हो गया इधर डेप्थ, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। रो जी एच इक्वल्स टू 2s/r। ठीक है, तो रो जी एच नीचे आएगा, ओके, तो मेरे से मिस्टेक हो गया, तो 2s/r है ना, तो r इधर जाएगा तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा ना, तो 2s/रो जी एच होगा। ओके, तो इसको जरा ठीक कर लो, इसको ठीक कर लेते हैं, तो ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ, है ना, ये यहीं पे मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, मतलब इसको ठीक कर लो। ओके, सो रो जी एच इज 2s/r, तो आपको r चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2s/रो जी एच, है ना, 2s/रो जी एच, ये रो जी एच इधर, r चला गया उधर, ये हो गया r, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर, ये डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, इसको 2 से एक बार इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बस अब सॉल्व कर लो, अब आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो 40 का ये 2 कैंसिल हो गया, 10 हो जाएगा, तो 7 वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे 2 भी है। ठीक है, तो डायमीटर अब आप सॉल्व कर लो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आ जाओ, मैं सॉल्व कर वाला सोल्यूशन दिखा देता हूँ। अच्छा, 9.8 उसने ले रखा है, तभी मैच कर रहा होगा, कोई बात नहीं। तो 1/28 आ जाएगा आंसर, जिसमें 2r करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 था ना, तो इसलिए 9.8 लगाओगे तो थोड़ा नियरेस्ट आंसर आएगा। ओके, तो बस इसमें g को 9.8 ले लेना है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट आंसर करने के लिए g को 9.8 लेना है। ठीक, डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट क्या सीखा हमने कि एक्सेस प्रेशर होता है किधर, कनकेव पार्ट में। तो यहाँ पे इसका क्या रोल है, इसका रोल है कि लिक्विड जो है वो कोशिश मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो वाटर एंटर्स इनटू द हॉलो स्फीयर एट अ डेप्थ 40, मतलब उसके नीचे में नहीं एंटर कर पा रहा था। 40 से कम हाइट अगर लेके जाओगे तो एंटर नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो पूरी तरह से प्रेशर के कारण जो फोर्स आ रहा था उसको ओवरकम करने के लिए काफ़ी था। ठीक है, या फिर उतना प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा था लिक्विड के कारण, जो इस सरफेस टेंशन के एक्सेस प्रेशर के कारण डेवलप हो रहा था, उससे कम ही डेवलप हो रहा था। तो मैक्सिमम रेडियस तक वहाँ तक पहुँच गया, 40 सेंटीमीटर के बाद अब वो एंटर करने वाला है, तो वहाँ का प्रेशर और इसका प्रेशर बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट एक्सेस प्रेशर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटीरियर टाइप का क्वेश्चन है।
A soap film of surface tension this formed in rectangular frame. Rectangular frame में form हो रहा है. Support a straw as shown in the figure. ये straw है, इसको support कर रहा है, ठीक है, मतलब रोक के रखा हुआ है. तो the mass of the straw is, तो इसको feel कीजिए, यहाँ पर straw है और इधर soap film है. तो straw ऐसा ही होगा, कुछ ना कुछ उसकी क्रॉस सेक्शनल पार्ट होगी, ये थिकनेस होगी. तो इसके ऊपर में भी ऐसे फिल्म लगा होगा और यहाँ भी फिल्म लगा होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक. तो इस स्ट्रॉ के इधर भी फोर्स लग रहा होगा और अंदर से भी लग रहा होगा. इसका मतलब इसके वेट को बैलेंस करने वाला फोर्स सरफेस टेंशन का ही फोर्स है. तो आप क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ शुड बी इक्वल्स टू mg. तो आपको बताना है मास ऑफ द स्ट्रॉ, तो m बताना है, ठीक है. तो 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इज 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू लेंथ. सोप फिल्म दिस फॉर्म इन रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक है, 10 सेंटीमीटर गिवन है डायग्राम में. तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू m, ठीक है. चलो, तो किस में आंसर देना है, मास. अच्छा, यूनिट नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं. ये 10 और 10 कैंसिल हो गए, उसके बाद 10 टू द पावर -4 हो गया, थी तो 6 हो गया. तो 6 इंटू 10 टू द पावर -4 kg ये आ गया, ठीक. तो अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 0.6 ग्राम, ठीक है, सही आंसर 0.6 ग्राम है ये. गॉट इट. तो कंसेप्ट क्या था, mg इज इक्वल्स टू, mg वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, 2s टू l, तो उसके इक्वल होगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. तो प्रेशर इनसाइड 2 सोप बबल आर दिस एंड दिस एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का रेशियो बताना है. तो देखो फिर से मैं वो एक्सेस प्रेशर जो अभी बताया उसके कंसेप्ट पे आता हूँ. एक्सेस प्रेशर इज 2s बाई r, ये होता है. इसका मतलब दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. एक्सेस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है इनसाइड माइनस आउटसाइड, राइट, इनसाइड माइनस आउटसाइड. तो आउटसाइड तो 1 atm होगा ना, और इनसाइड कितना होगा, 1.01 गिवन है एक में, और दूसरे में कितना गिवन है, 1.02. तो एक्सेस प्रेशर कितना हो गया बता दो, डेल्टा P1 हो गया 0.01 एंड डेल्टा P2 हो गया 0.02, ठीक है. तो एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2 इज R2 बाय R1. तो डेल्टा P1 कितना है, 0.01, डेल्टा P2 कितना है, 0.02. रेडियस बताना है, ओके. तो R2 बाय R1 ये गए, तो 1/2 हो गया. अब वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है ना. वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब. अब समझो, जरा ध्यान से समझो, इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है ना. तो किसका रेशियो बताना है, देयर वॉल्यूम, मतलब पहले वाले का. तो उल्टा कर दो तो 2 का क्यूब हो जाएगा, है ना. तो डी ऑप्शन आ गया, 2 का क्यूब, डी ऑप्शन. समझ में आया. तो मिस्टेक अक्सर हो जाता है, इसी का क्यूब करने बैठ जाते हैं. नहीं, एक्सेस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू आर, नॉट प्रेशर. एक्सेस प्रेशर मतलब इनसाइड माइनस आउटसाइड का प्रेशर है ये, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पार्ट. हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो. और
निगाहों से निगाहें मिला कर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना कर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। So this is the next question. Next question is, two soap bubble A and B are kept in closed chamber where the air is maintained at pressure this. ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है। टू सोप बबल, ओके, सोप बबल है और उसको एक चैम्बर में रखा गया है जिसमें प्रेशर दिया हुआ है। द रेडियाई ऑफ बबल ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली, दोनों का रेडियस गिवन है। सरफेस टेंशन सोप वाटर का गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ Na and Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन द बबल ए एंड Na B। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स बताना है, किसका? एयर का, जो कि बबल के अंदर है, ये बताना है आपको, ठीक है। कैसे करें? रेशियो बताना है, एग्जैक्ट नहीं बताना है। तो देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये अगर बबल पहला वाला है और ये बबल दूसरा वाला है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे? PV इक्वल्स टू nRT, ठीक। इसका नंबर ऑफ मोल्स A होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स B होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर सेम रहने वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक। अब समझिए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर अंदर वाले का लोगे, पर बाहर वाले का प्रेशर गिवन है, तो अंदर वाले का प्रेशर क्या होगा? अंदर वाले का प्रेशर क्या होगा बताओ? वो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट लगेगा। मैंने कहा था कि अंदर वाले में प्रेशर ज़्यादा होता है बाहर वाले से। कितना ज़्यादा होता है? तो वो होता है, क्या है यहाँ पर? सोप और वाटर सरफेस है ना, तो अंदर एयर है और बाहर क्या है? इज मेंटेन एट प्रेशर दिस, एयर इज मेंटेन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4S/R हो जाएगा, किसका? A का, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। और वॉल्यूम क्या लिखोगे? 4/3πRA का क्यूब, ठीक है। बाकी NB NA पता है, उसी तरह से इसमें लगाओगे, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना रेशियो। देखिए ध्यान से, P प्लस 4S/RA, 4S/RA, ठीक है, इंटू वॉल्यूम क्या हुआ? 4/3πR क्यूब, ओके, बाय दिस। टेम्परेचर सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स NB/NA इज PB/PA इंटू VB/VA, है ना, ये आ गया आपका, ठीक। अब आप प्रेशर, बस इसमें नई चीज़ सीखते हो, प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर होगा बाहर का प्रेशर प्लस 4S/रेडियस, ठीक है, ये होगा। तो सॉल्व कर लीजिए दोनों को, आंसर 6 आ जाता है, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है इसमें से। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसे बबल का इंटरमिक्सिंग आए तो ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मली ये चीज़ हो रहा होता है, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में भी कहीं क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इसी तरह से मिक्सिंग हो रहा हो या दो बबल को क्लब किया जा रहा हो, तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 point charges each of +4Q are rigidly fixed at the 4 corners. अच्छा ठीक है, 4 corners of a square planar soap film of side A. The surface tension of the soap film is gamma. Surface tension इन्होंने gamma लिख दिया है। The system of charge and the planar film are in equilibrium. ठीक है, चार्ज और जो प्लेनर फिल्म है वो इक्विलिब्रियम में है। एंड A is equals to this. A क्या है? साइड। तो साइड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस आया, तो बताइए N की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मतलब साइड लेंथ निकालना इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है।
तो ट्राई करो, आप ट्राई करो, है ना। आई होप आप कर ही रहे होगे। मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, सारे पॉजिटिव ही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब इस जगह पे क्या है, इस जगह पे सोप सॉल्यूशन लगा हुआ है ना, सोप है पूरे में से। तो सोप फिल्म क्या कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट, इधर से फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं, यहाँ पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं, देखो, एक तो इसके कारण फोर्स लग रहा है इधर F, अच्छा, एक इसके कारण फोर्स लग रहा है यहाँ पे ऐसे F, ठीक है। इन दोनों के फोर्सेस इधर लग रहे थे इधर, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके कारण जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे उससे मतलब है, और इससे जो फोर्स लग रहा है उससे मतलब है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जिधर सरफेस टेंशन फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये यहाँ पे 45 डिग्री पे लगेगा। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, KQ स्क्वायर बाय √2A का स्क्वायर, दैट इज A 2A स्क्वायर, है ना। उसी तरह यहाँ भी होगा KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा KQ स्क्वायर बाय 2A, और ये भी 45 डिग्री पे होगा। तो इसके कंपोनेंट्स ले लीजिए, है ना। तो कंपोनेंट्स लेने पे क्या आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, KQ स्क्वायर 2A cos 45, ठीक है। और इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर 2A स्क्वायर cos 45, ठीक। और एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है या ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, पूरे सिस्टम ले लो, तो इधर वाला फोर्स हमारे काम का नहीं है। अब ऊपर वाला फोर्स जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दो बार आपको ये वाला ऐड करना है, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और दो बार इसका कॉस वाला कंपोनेंट ऐड करना है ना, 2 टाइम्स KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर इंटू कॉस 45, ये आ गया अपना। ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा सरफेस टेंशन फोर्स के, है ना। अब सरफेस टेंशन गामा गिवन है और इसकी लेंथ गिवन है A, ठीक है, और है ये सोप की फिल्म। तो सोप फिल्म के कारण जो फोर्स आता है, देख लीजिए यहाँ पे, वो दोनों सरफेस के तरफ आएगा, है ना। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे ऊपर भी सरफेस है और अंदर भी सरफेस है, ऐसे है ना, इधर भी फिल्म है इधर भी फिल्म होती है, तो ऐसे दोनों साइड से सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 टाइम्स इंटू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। अब सरफेस टेंशन को इसने लिख रखा है गामा, ये हो गया A, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 2 2 2 कैंसिल डिनोमिनेटर में, फिर इसको सॉल्व करके आंसर निकल आएगा। देखिए यहाँ से 2, ये 2 कैंसिल हो गए, 1/√2 हो जाएगा और एक 2 पहले से रहेगा, ये हो गया पार्ट, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो, ये चला गया इधर, तो पावर में क्या आ जाएगा, 1/3, क्योंकि इधर जाके क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 आ गया, तो इसका पावर 1/3, गॉट इट। तो n = 3 आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी जोड़ दिया गया है, ओके। तो ये हो गई बात। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इफ सोप बबल ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड बाय ए ट्यूब, ठीक है। तो बताइए 4 ऑप्शन है, क्या होगा। तो देखो, एक्सेस प्रेशर का जो कंसेप्ट है उसमें क्या हमने सीखा कि एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। तो अगर रेडियस बड़ा है तो ये बड़ा है तो अंदर का प्रेशर कम होगा, समझ में आ रहा है क्यों। तो यहाँ पे लेस प्रेशर
लेस प्रेशर, और इसके अंदर ग्रेटर प्रेशर। अब अगर आप इसके अंदर एक ट्यूब लगा दें, ऐसे केयरफुली ट्यूब कनेक्ट कर दें, तो आप बताइए रेडियस क्या होगा? क्या दोनों की रेडियस बराबर हो जाएगी इक्विलिब्रियम में? या मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके दिमाग में वही स्ट्राइक करता है कि दोनों का फाइनली रेडियस बराबर हो जाएगा, पर आंसर वो नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो जो एयर का फ्लो है वो किधर से किधर होगा? एयर का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे होगा। तो इसके अंदर से जब एयर बाहर निकलेगी तो यहाँ का रेडियस छोटा होने लगेगा, और यहाँ एयर ज़्यादा आने पे इसका साइज बड़ा होने लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा? बड़े वाले का साइज और बड़ा होगा और छोटे वाले का साइज और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जैसा समाज में होता है वही होगा। क्या होता है? अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो जो बड़ा है वो और बड़ा हो रहा है और जो छोटा है वो और छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली छोटा होते होते वो वैनिश हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, एयर फ्लोज फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। नो, एयर फ्लोज फ्रॉम बिगर बबल टू स्मॉलर बबल, साइज आर इंटरचेंज। नहीं, एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर बबल टू बिगर। ठीक है, सी ऑप्शन। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। गॉट इट, ये अपना आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए क्या है, टू सोप बबल्स विथ रेडियाई R1 and R2 come in contact, their common surface of radius of curvature is। ठीक है, एक रेडियस छोटा था, छोटा कौन है? R2 छोटा है। एक रेडियस जो है वो बड़ा है ना, ऐसे बड़ा, R1 इज ग्रेटर देन R2 लिखा हुआ है। तो जब इसको कांटेक्ट में लाओगे तो इसका इंटरफेस क्या होगा ये आपको बताना है। तो समझो थोड़ा सा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, P2 इज ग्रेटर देन P1, अग्री। जब इस कांटेक्ट में रखोगे तो इधर प्रेशर ज़्यादा होने से वो दबने लगेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो वो उसको दबाएगा। तो अगर वो दबा रहा है तो ये ऐसे पचक जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसका इंटरफेस का क्या रेडियस है ये बताना आपको। तो यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2, यहाँ का रेडियस है R1, यहाँ का रेडियस है R2। ठीक है, ये तो आपको इसका बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए 1, 2 और 3, इन तीनों में आपको एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ आओ। तो ये बाहर का प्रेशर है P ATM, अंदर का प्रेशर है P1। तो कौन बड़ा होगा? P ATM और P1 में कौन बड़ा होगा? जो कनकेव पार्ट में होगा। कनकेव पार्ट में कौन है? P1। तो P1 ज़्यादा होगा, कितना? तो P1 माइनस P ATM इज इक्वल्स टू 2S बाय R1। ठीक है, अच्छा, और यहाँ का प्रेशर कितना है? P ATM, और यहाँ का प्रेशर क्या है? P2। तो P2 ज़्यादा होगा P ATM से, कितना ज़्यादा होगा? 2S बाय R2। ठीक है, अब इन दोनों में आप क्या लगा सकते हैं? इन दोनों में ये कनकेव पार्ट में आ गया, 2 वाला पार्ट कनकेव पार्ट में आ गया। तो P2 की वैल्यू ज़्यादा होगी P1 से, कितना ज़्यादा होगा? 2S बाय रेडियस ऑफ इंटरफेस, ये वाला रेडियस जो इंटरफेस वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, इनफैक्ट ये सोप था ना, तो 4S होगा, इंटू 2 कर दो, 4S बाय R होगा। ठीक है, बट इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि आपको इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो P2 माइनस P1 कैसे निकालोगे? इसको अगर 1 लिख दूं और इसको अगर 2 लिख दूं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यही लिखा हुआ है। सही है, तो इन दोनों को माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो ये वाला माइनस इससे हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? 4S बाई 2 माइनस 1 है ना, तो 4S बाय R2 माइनस 4S बाय R1 इज इक्वल्स टू इंटरफेस वाली पार्ट। तो इंटरफेस कितना है?
4s बाई आर इंटरफेस, 4s कैंसिल हो गया, तो 1/r2 माइनस 1/r1 इक्वल्स टू 1/r इंटरफेस। ऐसा कौन सा आंसर है? मेरे ख्याल से ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, 1/r इंटरफेस दैट इज r इज 1/r2 माइनस 1/r1, ये r2 या r1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ रहा है, b आ रहा है। यस, b इज द राइट आंसर। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है आपको? देखो ये एक्चुअली ऐसा होगा क्योंकि पहले जो छोटा था उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था, अब जैसे कॉन्टैक्ट लगाओगे तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो उससे इधर वाला जो रेडियस है वो टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये इसके पीछे कहानी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A soap bubble has radius r and thickness d। ठीक है, ये r है और thickness d है, सोप बबल है। It collapses into a spherical drop। अब ये एक spherical drop के ऊपर collapse कर जा रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर सेट हो जा रहा है। तो रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉप टू द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। तो देखो, अगर बबल के अंदर देखोगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल, तो वो होता है 4s बाई रेडियस, और ड्रॉप पे देखोगे तो 2s बाई उसका रेडियस, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2, और इनफैक्ट इन्होंने बोल रखा है सोप बबल हैज रेडियस r, तो सोप बबल का रेडियस r है। ठीक है, और इसकी रेडियस नहीं पता, 2 छोड़ देते हैं, और थिकनेस d है, इसका थिकनेस d है, यहाँ पे सोप बबल है, ये इसकी थिकनेस है। अब क्योंकि ये इसके ऊपर कोलैप्स कर रहा है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 का क्यूब, ये अपना ड्रॉप है, और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी एरिया इंटू थिकनेस, तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस, थिकनेस इज d, तो 4 पाई कैंसिल। अच्छा, अब r2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर d होल टू द पावर 1/3 इज r2, ये अपना r2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको निकालना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल और उसका प्रेशर का रेशियो। तो रेशियो में क्या आएगा, एक आएगा 4s बाई r। ठीक है, ये कहाँ आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2s बाई r2, 2s बाई r2। ठीक है, तो इसमें 2s और 4s कैंसिल हो गए, 2 हो गया। ठीक है, और इन दोनों का रिलेशन यहाँ से आ गया, तो इसको सॉल्व करके आप बता सकते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 आ चुका है, ये नीचे, ये चला गया ऊपर, तो ऊपर चला गया तो ये हो गया r, और नीचे आ गया 2r2। ठीक है, तो r की वैल्यू r ही रहेगी, r को r ही छोड़ दो, और r2 की वैल्यू 3r स्क्वायर d होल टू दी पावर 1/3, ये हो गया। अब क्या करो कि ये होल में पावर 3 है, तो सभी को ले जाओ अंदर, अंदर ले जाते हैं, तो अंदर ले जाने पे ये बन गया r3, और ये बन गया 2 के पावर में 3 दैट इज 8, 8 3 जा 24 इंटू r स्क्वायर इंटू d होल टू दी पावर 1/3। तो ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, r बन जाएगा, तो r/24d, यस, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम को कंपेयर करना था।
4 पाई आर स्क्वायर डी शुड बी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस कंपेयर हो गया। अब उसके अंदर एक्सेस प्रेशर है 2t बाई आर और बबल के अंदर है 4t बाई आर। बस इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, ये आंसर आ जाता है। गॉट इट। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सोप बबल ऑफ रेडियाई ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल बबल। सिंगल बबल कंबाइन फॉर्म करता है जिसकी रेडियस c है। इफ P is the external pressure then the surface tension of the soap bubble is। सरफेस टेंशन बताइए क्या होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए। तो कर लिया होगा आपने। चलिए देखिए क्या लिखा है कि दो सोप बबल हैं, उनकी रेडियस गिवन है। तो एक का रेडियस है a, दूसरे का रेडियस है b, और दोनों कंबाइन होके क्या बन जाता है, एक बड़ा सा रेडियस c। ठीक है, a b टू फॉर्म अ सिंगल ओवर रेडियस c। p बाहर का प्रेशर है, बाहर का प्रेशर है। ठीक है, तो बताइए सरफेस टेंशन सोप बबल का क्या होगा। तो देखो ऐसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो यहाँ का जो एयर है और यहाँ का जो एयर है वही एयर इसके अंदर जाएगा, नहीं वही एयर इसके अंदर जाएगा। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए इसका मतलब जो यहाँ का टेम्परेचर था और जो यहाँ का टेम्परेचर था, दोनों टेम्परेचर वही रहेगा, क्योंकि एयर पूरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बताया है कि कभी भी एयर बबल की मिक्सिंग होती है वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ इसके अंदर का प्रेशर है PA, इसके अंदर का प्रेशर है PB और इसके अंदर का प्रेशर है PC। तो प्रेशर नहीं, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो आप बोलेंगे PA VA प्लस PB VB इक्वल्स टू PC VC, ये बोलेंगे। समझ आया। तो PA कैसे बताओगे, PA तो PA बताओगे एक्सेस प्रेशर के कंसेप्ट से। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर के मुकाबले। कितना ज़्यादा होगा, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर से। तो आप लिखेंगे PA की जगह P प्लस 4S बाई R। ठीक है, इंटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई A क्यूब प्लस PB, अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा होगा, कनकेव पार्ट में प्रेशर ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, P प्लस 4S बाई B, 4S बाई B इंटू 4/3 पाई B क्यूब। दैट शुड बी इक्वल्स टू PC। अंदर का प्रेशर क्या होगा, P प्लस 4S बाई C, इतना ज़्यादा होगा 4/3 पाई, रेडियस C है इसकी, C क्यूब। ठीक है, ऐसे। अब इसको सॉल्व करने पे सरफेस टेंशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो PA VA प्लस PB इक्वल्स टू PC VC, ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए। ठीक है, फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेते हैं, इसको सरफेस टेंशन यहाँ पे अलग हो जाता है, फिर ये सॉल्व होके ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए कंसेप्ट पहले बिल्ड कीजिए बढ़िया से, कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद आप आगे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस R। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब है, is dipped vertically into a beaker of filled with water. The water rises to a height h in the capillary tube above the water surface in the beaker. The surface tension of this water is sigma. ठीक है, the angle of contact between the water and the wall of the capillary tube is theta. The contact angle given है, contact angle given है, तो ignore the mass of the water in the meniscus. ठीक है, which of the following statement is true? More than one statement correct है, ये आपको ध्यान रखना है। मोर देन वन करेक्ट है। ठीक है, ऑल्दो मोर देन वन नहीं आते हैं जेईई मेंस में, लेकिन फिर भी आपको इससे कंसेप्ट सीखना है। हो सकता है मिक्स करके ऑप्शन में दे दें कि दिस एंड दिस करेक्ट, दिस एंड दिस करेक्ट, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब एच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन R। तो पहले एच का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। कैपिलरी ट्यूब राइज में क्या आता है 2S cos थीटा बाई
रो जी आर, और ये जो आर है ये किसका आर है, ये कैपिलरी ट्यूब का आर है, और थीटा कौन सा थीटा है, ये कॉन्टैक्ट एंगल वाला थीटा होता है, ठीक है। तो फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब, मटेरियल फिक्स है, इसका मतलब थीटा फिक्स हो गया, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। एच डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आर, ठीक है, ये इनका इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। तो एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, इंक्रीज और ये डिक्रीज, सही है, ए सही हो गया। फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, नहीं, सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन हो गया, नहीं उस पर डिपेंड तो कर रहा है, तो ये गलत हो गया। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन अ लिफ्ट गोइंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एच डिक्रीजेस, यस दिस एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, तो अगर ऊपर जाता है तो जी प्लस ए हो जाएगा, है ना, ऊपर अगर लिफ्ट जा रही है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है इस एक्सेलरेटेड लिफ्ट में, वो जी प्लस ए हो जाता है, सही है। तो ये वाला पार्ट भी सही हो गया, सी सही है। एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, एच इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं मटेरियल फिक्स है तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी गलत है, ये गलत है, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो ओनली ए सी, यस ए सी आर करेक्ट, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। मेनिस्कस के टर्म में बात करो अगर मेनिस्कस का, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस से आर रिलेट होता है, ऐसे आर, वेर आर कॉस थीटा, ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये कैपिलरी ट्यूब का जो राइज का कंसेप्ट है वही लगाया मैंने। कैपिलरी ट्यूब पता है ना क्या होता है, एक ऐसी ट्यूब जिसकी रेडियस या डायमीटर अपने लेंथ के मुकाबले बहुत छोटी है, लेंथ बहुत बड़ी है और ये बहुत छोटी है। आपके पेन का जो रिफिल होता है वो कैपिलरी ट्यूब की तरह आप मान सकते हैं। तो इसमें लिक्विड जो है वो राइज कर जाता है अगर आप इसको डीप करेंगे तो ऐसे, तो इसी हाइट को बोलते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है, ठीक है। ऐसे ये कॉन्टैक्ट एंगल होता है यहाँ पे थीटा, और इसकी रेडियस आर है, ठीक। तो ऐसे निकालते हैं। तो इस मेनिस्कस की जो रेडियस है, मेनिस्कस वाली रेडियस जो है, ये रेडियस कैपिटल आर है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गया अपना कैपिलरी ट्यूब पे बेस्ड, ठीक। अब सरफेस टेंशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मैं लूँगा क्वेश्चन विस्कोसिटी से रिलेटेड, है ना। तो विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग, ये सब जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विस्कोसिटी पर ये रहा, इफ अ बॉल ऑफ स्टिल whose density is this attains a terminal velocity of 10 centimeter per second, ठीक है, when falling into a tank of water, coefficient of viscosity is this, then the terminal velocity of in the glycerin will be, ये बताना है आपको। तो टर्मिनल वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, अगर नहीं याद है तो डिपेंडेंसी भी याद रखो तो काफ़ी है। क्या होता है, 2r स्क्वायर जी बाई ρ1 माइनस ρ2 बाई 9 ईटा, ये आता है। ईटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। आर उसकी रेडियस हो गई, जी एसिस्टेंट टू ग्रेविटी, और ये डेंसिटी का डिफरेंस हो गया। एक डेंसिटी जो है वो है लिक्विड और दूसरा है सॉलिड, तो ये सॉलिड की डेंसिटी होगी और ये लिक्विड की डेंसिटी होगी, ठीक है। तो ये अपना सॉलिड हो गया और ये अपना लिक्विड हो गया, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, वो पानी के अंदर डूब जाएगा, है ना। तो इसकी मतलब लिक्विड में जब सॉलिड जाता है तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है विस्कस फोर्स के कारण। विस्कस फोर्स वो होता है जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ देखिए कि अब बॉल लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है सेम बॉल व्हेन फॉलिंग इन अ टैंक, ठीक है, देन टर्मिनल वेलोसिटी इन द ग्लिसरीन विल बी, इसका मतलब आर जो है वो सेम रहा, जी भी सेम रहा, वाटर और ग्लिसरीन ये है, और इसकी डेंसिटी अलग अलग है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय ईटा। बस इस क्वेश्चन पे आप इसको ही सॉल्व करो, क्योंकि रेडियस भी सेम, जी भी सेम, ठीक है। तो आप बस इसको, इस रेशियो को सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले में दिया हुआ है और ये सारे वैल्यूज़ पता है, दूसरे वाले में ये पता है, आपको नया वेलोसिटी पता करना है, बस इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसका सोल्यूशन में। ये आ गया अपना डिपेंडेंसी,
इसको सॉल्व कर लो, दोनों में डिफरेंस लेकर इस विस्कोसिटी के साथ इसको कंपैरिजन कर लिया, तो ये आ गया अपना सेंटीमीटर पर सेकेंड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए, अ न्यूटोनियन फ्लूइड फिल्स द क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड अ स्लीव व्हेन अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन इज अप्लाइड टू द शाफ्ट पैरेलल टू द स्लीव द शाफ्ट अटेन्स अ स्पीड ऑफ दिस। ठीक है, तो जब फोर्स इतना लगाएंगे तब बताइए कितने से वो मूव करेगा। तो इसके लिए विस्कोसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे कि जब आप सरफेस के ऊपर में जैसे फोर्स लगाते हैं तो इधर पीछे विस्कस ड्रैग डेवलप होता है ना, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। ये अपना x हो गया, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे आगे आते आते ये छोटा होने लग जाता है और अल्टीमेटली ये वैनिश हो जाता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है फोर्स। तो ये फोर्स जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स, ये किसके बराबर होता है, ईटा ए वी बाई एक्स। ये एक्स है तो एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो ईटा ए वी बाई एक्स। ओके, तो 800 न्यूटन। अब डिपेंडेंसी देख लीजिए, जब फोर्स इतना था तो स्पीड इतना था, तो फोर्स और स्पीड, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, जैसे शाफ्ट और स्लीव के बीच का जो एरिया होगा, तो वो पहले भी वही रहेगा, सिर्फ पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, सिर्फ फोर्स अब चेंज हो जाता है, एफ डैश हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो नया फोर्स कितना है, 2.4 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब बताना है कितने स्पीड से वो मूव करेगा। ओके, तो एफ डैश बाई एफ, अब रेशियो आप निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी में चेंज हो नहीं रहा, एरिया में चेंज हो नहीं रहा, तो केवल इन पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ग्रेडियंट, बस इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ईटा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ फोर्स आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो बस v बाई एक्स पे डिपेंड करेगा, इनफैक्ट x भी सेम है, तो सिर्फ v पे डिपेंड करेगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स हो रहा है उसी हिसाब से आप देख लीजिए, ये कितना टाइम्स हो गया, तो उसी हिसाब से वेलोसिटी भी उतना ही टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो c इज आवर आंसर, c 4.5, ठीक है। तो ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो ये भी इसका 3 गुना होगा, हो गया खत्म, डन, ठीक है। तो ये थी विस्कोसिटी की कंसेप्ट। इसको अप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है, ईटा ए वी बाई एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। इसको अप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए, क्यूब है, डेंसिटी उसकी रो है, स्लाइड्स ओवर अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन विथ कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड से वो स्लाइड कर रही है। इसका मतलब इधर जो फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा लग रहा होगा, और थीटा कितना है 37, ठीक है। देयर इज अ थिन फिल्म ऑफ विस्कस फ्लूइड ऑफ थिकनेस t, तो t थिकनेस, ये इसकी t थिकनेस है और इतने में लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, t थिकनेस बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक, व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फिल्म विल बी, ईटा बताना है क्या होगा, ठीक। अब पीछे की ओर क्या लग रहा होगा, विस्कस फोर्स जो इसके बराबर होगा, तभी ये v वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा। तो ये विस्कस फोर्स है ना, तो एफ नेट इक्वल्स टू 0, तो इधर वाला फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो mg साइन 37 इक्वल्स टू विस्कस फोर्स, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो विस्कस फोर्स कितना होगा, ईटा ए वी बाई एल, एल कितना होगा टी, ठीक है। एरिया क्या लेंगे, क्योंकि इसकी साइड जो है वो ए है, तो इसको लिखोगे ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और विस्कोसिटी कितने वेलोसिटी से जा रहा है, ये वी से जा रहा है, तो ईटा की वैल्यू क्या आ गई, देखो ध्यान से, ईटा की वैल्यू हो गई एम, एम क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5 इंटू जी, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब है, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन जाएगा ए, ठीक है। अच्छा, आपको ईटा निकालना है, टी चला गया इधर, वी आ गया नीचे, तो ईटा आ गया यहाँ से, देख लीजिए ऐसा कोई आंसर है, पहला ही ऑप्शन लग रहा है, यस दिस इज द आंसर, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है बच्चों,
कंसेप्ट ये है कि ये जो फोर्स है ये विस्कस फोर्स के बराबर होना चाहिए, और विस्कस फोर्स क्या होता है, ईटा ए वी बाई एल, एल कितना है टी, और एम को कैसे रिप्लेस करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, ठीक है। फिर इसका ए स्क्वायर इसका क्यूब को कैंसिल कर देगा, ए रह जाएगा केवल और ईटा आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ओके, देख लिया आपने। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्टूडेंट सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको यूज़फुल लगा होगा और क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट रिवाइज किए होंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आने वाले टॉपिक पे मैं जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं कराने वाला हूँ। तो मैंने फ्लूइड का पार्ट कवर कर लिया है, जैसे फ्लूइड स्टैटिक, डायनेमिक और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आ गए। मैंने थर्मल फिजिक्स भी कवर कर दिया था, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स से पहले हीट ट्रांसफ़र, कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी सारे कवर हो गए थे, ठीक है। अब मैं 12th के कुछ चैप्टर लेने वाला हूँ जो सेमीकंडक्टर हो सकता है ना, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक। तो ये कमेंट में किसी बच्चे ने कहा था सर वो टॉपिक भी आप ले लीजिए, तो चलिए वो भी शुरू करता हूँ मैं। सेमीकंडक्टर नेक्स्ट लेक्चर मेरा आने वाला है, ठीक है। तब तक आप इसी तरह प्यार बरसाए रखिए और हमें शेयर, लाइक, कमेंट एंड शेयर जो भी होता है, सब्सक्राइब वगैरह आप करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। साइनिंग ऑफ, योर एवियन सर, थैंक यू, बाय बाय। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180021211799, 180021211799, 1821 799 18002121 799।